हे बेब्स, कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम लोग अच्छे होगे। तो मैं लेकर आ गई हूँ माई डेंजरस विलन का एपिसोड 35। तो चलो देखते हैं एपिसोड 35 में क्या क्या होता है। व्यांश सर्द नजरों से कृति को देख रहा था। उसने कृति से सर्द आवाज में पूछा, कुछ काम था तुम्हें मुझसे? इस पर कृति गहरी सांसें भरते हुए थोड़ा हचकिचाकर बोली, वो वो तुम शायद मेरा ड्रेस देना भूल गए। मुझे भी तैयार होना था तो मैं बस उसी के लिए कहने आई थी तुमसे। व्यांश बिना एक्सप्रेशन से बोला, कैसा ड्रेस? इस पर कृति ने कुछ पल हैरानी से व्यांश को देखा और बोली, आंटी ने कहा था कि तुम लोग हमारे लिए ड्रेस लेकर आने वाले हो। तो कृति की बात पूरा होने से पहले ही व्यांश बोला, तो इस पर कृति बहुत मुश्किल से व्यांश से अपनी नजरें मिलाते हुए बोली, तो तुम मेरे लिए ड्रेस लेकर आए हो ना? कृति की बातें सुनते ही व्यांश बिना किसी एक्सप्रेशन से बोला, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस क्यों लेकर आऊंगा? तुम्हारे लिए ड्रेस रुद्र लेकर आएगा ना? कृति शौक नजरों से व्यांश को देखने लगी। उसने धीरे से कहा, ये क्या बोल रहे हो तुम? इस पर व्यांश बोला, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आऊंगा? किस खुशी में तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आऊंगा मैं? तुम लगती क्या हो मेरी? व्यांश की बातें सुनकर कृति को एक तेज धक्का सा लगा। उसे ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी व्यांश से, वो भी आज के दिन। उसने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए व्यांश से कहा, "तु, तुम सच में मेरे लिए ड्रेस नहीं लेकर आए हो?" व्यांश बेफिक्री से बोला, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें अगर कपड़े चाहिए तो जाकर रुद्र से मांगो ना, मेरे पास क्यों आई हो? मैं तुम्हारा लगता है क्या हूँ? व्यांश की बातें सुनकर अब कृति के इमोशंस उससे कंट्रोल नहीं हो रहे थे। वो बिना एक शब्द कहे वहां से जाने के लिए मुड़ गई और तेज कदमों से नीचे जाने लगी। व्यांश बहुत बुरी तरह से उसे घूरने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि कृति बिना कुछ कहे ऐसे जाने लगेगी। उसने थोड़ी सर्द लहजे में कृति से पूछा, तुम्हें बस इतना ही कहना था? इस पर कृति जाते हुए बोली, "अ, हाँ, इतना ही कहना था मुझे।" बोलकर कृति तेज कदमों से वहां से निकल गई। उसके जाते ही व्यांस की मुट्ठी गुस्से में कस गई। उसे लगा था कृति बोलेगी कि वो उसकी बीवी है और उसका हक बनता है व्यांस से कपड़े लेने का, लेकिन कृति ने ऐसा एक शब्द नहीं कहा था, जिससे व्यांस को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा। वो कृति के मुंह से सुनना चाहता था कि वो उसकी बीवी है और व्यांस पर उसका हक बनता है, उसकी हर एक चीज पर उसका हक बनता है। लेकिन कृति कहाँ इतनी जल्दी व्यांस पर अपना हक जताने वाली थी। कृति दौड़ते हुए वहां से भाग चुकी थी। व्यांस गुस्से में अपनी मुट्ठी दबाते हुए खुद से बोला, इससे हक मांगना कब आएगा? ये खुद को मेरी बीवी कब मानेगी? ये ऐसी चीजें क्यों करती है जिससे मुझे गुस्सा है? वहीं कृति अपने आंसुओं को साफ करते हुए कमरे में पहुंची। उसने जोर से दरवाजा बंद किया और सीधा अलमारी के पास आकर रोते हुए अपने कपड़े निकालकर बिस्तर पर फेंकने लगी। वो ऐसे ही कपड़े गुस्से में फेंकते हुए बोली, खुद का खुद का समझता क्या है वो? आज के दिन भी ये सब करना जरूरी था क्या? एक ड्रेस ही तो लाना था मेरे लिए। कौन सा पहाड़ तोड़कर लाना था? जीजू ईशानी के लिए ड्रेस ला सकते हैं, रुद्र सैली के लिए ड्रेस ला सकता है, तो ये आदमी मेरे लिए ड्रेस क्यों नहीं ला सकता? बीवी हूँ मैं उसकी, हक बनता है मेरा। इतनी भी क्या नाराजगी कि हमारे बीच का रिश्ता ही भूल जाए? जैसे भी हूँ उसकी बीवी हूँ मैं। मुझे इस तरह से इग्नोर करके साबित क्या करना चाहता है वो? मैं क्या कुछ नहीं लगती उसकी? कहते हुए कृति ने अपने पूरे कपड़े निकालकर बिस्तर पर फेंक दिए। वहीं व्यांस अपने फोन में कृति की हर हरकत को देख रहा था। कृति अब बेड पर बैठकर रोने लगी थी। व्यांस को कृति की ऐसी हालत देखी ही नहीं जा रही थी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और जबड़ा भेजते हुए बोला, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। क्या करूं मैं इस लड़की का? जब इसके करीब जाता हूँ तो दूर भागती है मुझसे। जब इसे अपने करीब लाना चाहता हूँ तो मेरे करीब नहीं आना चाहती। इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये वो सब बोल क्यों नहीं देती जो मैं सुनना चाहता हूँ? तुम खुद को और मुझे तकलीफ क्यों दे रही हो जाने मन? एक बार, बस एक बार कह दो कि तुम मेरी होना चाहती हो। तुम्हें मेरी ज़रूरत है, बस एक बार कह दो। मैं एक पल में हमारे बीच की सारी दूरियां मिटा दूंगा। तुम बस एक बार कह दो कि मुझ पर तुम्हारा हक है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। आई प्रॉमिस तुम्हें पूरी जिंदगी कभी तकलीफ नहीं दूंगा मैं। कहते हुए व्यांस कृति को देखने लगा।
दूसरी तरफ रुद्र अपने कमरे में तैयार होते हुए बार बार सैली के बारे में ही सोच रहा था। सैली का उसे यूं नाराज रहना रुद्र को बेचैन कर गया था। रुद्र तैयार होते हुए यही सोच रहा था कि वो अपनी नाराज बीवी को कैसे मनाए। आज इन दोनों की रिसेप्शन है तो जाहिर सी बात थी कि अब उसे पूरी जिंदगी सैली के साथ रहना था और उसके साथ ही अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी थी। लेकिन यहाँ उन दोनों का रिश्ता ही उलझता जा रहा था, जिससे रुद्र को अब थोड़ा फर्क पड़ने लगा था। रुद्र ने पैंट पहन लिया था, वो शर्ट पहन ही रहा था, तभी उसके दिमाग में अचानक से कुछ आया जिससे उसके हाथ अपनी जगह पर रुक गए। उसने अचानक से शर्ट बिस्तर पर फेंक दिया और ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर अपने 8 पैक एब्स और बाइसेप्स को आईने में देखने लगा। उसके दिमाग में सैली की एक बात ट्रिगर हो गई थी। तुम बहुत टेस्टी हो पतिदेव, मन करता है तुम्हें कच्चा खा जाऊं। तुम्हारी ये परफेक्ट बॉडी देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगता है। सैली की 2 साल पहले वाली बात रुद्र को अचानक से याद आ गई थी, जिसे सोच रुद्र के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसने बेड से फोन उठाया और सेक्सी सेक्सी पोज देते हुए अपनी बॉडी की कुछ सेल्फीज लेने लगा। रुद्र ने वो फोटोज तुरंत सैली को व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया और उसके रिप्लाई आने का वेट करने लगा। रुद्र के होठों पर इस वक्त एक अजीब सी स्माइल थी। रुद्र को अच्छे से पता था कि सैली की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। उसने उसी कमजोरी को हथियार बनाकर सैली को एक बार फिर अपने करीब लाने की कोशिश की थी। उसे पक्का यकीन था कि सैली रुद्र के हॉट एंड सेक्सी फिगर को देखकर खुद को ज्यादा देर तक नाराज नहीं रख पाएगी और आज रात वो रुद्र के साथ कुछ न कुछ तो डोमिनेटिंग हरकतें जरूर करेगी, जैसा वो पहले करती थी। आज रात उन दोनों के बीच कुछ न कुछ हो ही जाएगा, जिसके बारे में सोचकर ही रुद्र के होठों पर टेढ़ी स्माइल आ गई। रुद्र सैली के रिप्लाई का वेट करते हुए दोबारा रेडी होने लगा। वो हाथ में रिस्ट वॉच पहन ही रहा था कि उसके फोन पर नोटिफिकेशन आई। रुद्र ने जल्दी से फोन उठाकर देखा तो सैली ने रिप्लाई किया हुआ था। रुद्र ने सैली का रिप्लाई जैसे ही देखा, उसके एक्सप्रेशन अजीब से हो गए। व्हाट? चप्पल? सीरियसली चप्पल भेजा है उसने मुझे? व्हाट डज शी मीन बाय चप्पल? ये समझती क्या है मुझे? पागल है क्या ये लड़की? रिप्लाई में चप्पल कौन भेजता है? इसके चप्पल भेजने का मतलब क्या है? ये मुझे चप्पल से मारने की धमकी तो। उफ, ये लड़की बिल्कुल पागल है। रोमांस नाम का आर भी नहीं आता इसे। इडियट कहीं की, पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। मैंने उसे अपना जन्नत दिखाया और मुझे, ओ गॉड प्लीज इसे दिमाग दे दो, पागल हो जाऊंगा मैं इसके साथ रहकर। उससे मैंने अपना पिक भेजा और वो मुझे चप्पल भेज रही है। क्या करूं मैं इस लड़की का? सैली ने रुद्र का मूड एक झटके में स्पॉइल कर दिया था। रुद्र ने सैली से पूछा कि उसने चप्पल का पिक क्यों भेजा है, लेकिन सैली ने उसे रिप्लाई ही नहीं दिया। वहीं सैली तो इस वक्त रुद्र की फोटो को जूम कर करके देख रही थी। वो रुद्र के फोटो को ऐसे फैला फैला कर देख रही थी जैसे अभी रुद्र के 8 पैक एब्स और बाइसेप्स में घुस जाएगी। उसके बाल बना रही लड़की भी उसकी इस हरकत को देख रही थी, जिससे उसे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, मगर वो बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। सैली को जैसे ही इसका एहसास हुआ कि वो लड़की सैली को जैसे ही इसका एहसास हुआ कि वो लड़की भी उसके पति देव को देख रही है, उसने डेंजरस नजरों से उसे घूरा, जिससे उस लड़की की हवा उड़ गई। वो हड़बड़ाते हुए अपने काम पर फोकस करने लगी। सैली की नज़र दोबारा अपने पति देव के सक्से बॉडी पर टिक चुकी थी। अब वो रुद्र के मेन पार्ट पर नजर गड़ा चुकी थी, जो कि रुद्र के 8 पैक एप से नीचे था। सैली उसे जूम करते हुए धीरे से बोली, आज पति देव की खैर नहीं, बर्फ की सिल्ली पर लटाकर इज्जत लूटूंगी मैं इसका। एक बार रिसेप्शन खत्म हो जाए उसके बाद सुहागन रात मनाऊंगी मैं इसके साथ। देखती हूँ कितना दम है मेरे पति देव के अंदर। कुछ देर बाद दोनों रेडी हो गईं। कशिश उन्हें रिसेप्शन में चलने के लिए बुलाने आई तो दोनों कमरे से बाहर निकली। बाहर आते ही उन दोनों का डायरेक्ट आई कांटेक्ट रुद्र और विक्रांत से हुआ, जो बिल्कुल कमरे के बाहर ही खड़े थे। जैसा ही दोनों की नज़र अपनी अपनी बीवियों पर पड़ी, दोनों की धड़कनें एकदम से रुक गईं। वो दोनों बिल्कुल फ्रीज हो चुके थे। विक्रांत इंटेंस नजरों से ईशानी को नीचे से ऊपर तक देखने लगा। मरून साड़ी में लिपटी ईशानी को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसे 2 साल पहले वाली अपनी प्यारी सी बीवी की झलक नजर आ रही थी इस वक्त। ईशानी इस वक्त बिल्कुल उतनी ही हसीन और खूबसूरत लग रही थी जितना वो 2 साल पहले अपनी शादी के दिन लग रही थी।
विक्रांत तो पलकें झपकाना ही भूल गया था। वो ईशानी को इसी रूप में देखना चाहता था और ईशानी ने बहुत मुश्किल से अपनी शादी वाला लुक दोबारा कैरी किया था, क्योंकि विक्रांत की डिमांड जो थी, ईशानी उसकी डिमांड इग्नोर ही नहीं कर पाई थी। विक्रांत उसे सांस रोककर देख ही रहा था, तभी उसका ध्यान ईशानी की पतली कमर पर पड़ी। उसकी नजरें उसके गोरी कमर पर जाकर ठहर गई थीं। उसकी गोरी और मुलायम कमर पल्लू के किनारे से झांक रही थी और अभी भी वहां विक्रांत के काटने के निशान थे। विक्रांत को ऐसे बिना पलके झपकाए खुद को देखता देख ईशानी का चेहरा शर्म से अपने आप लाल होने लगा। उसके चेहरे पर पहले से ही ब्लश लगा हुआ था, लेकिन ईशानी इतना ज्यादा शर्मा रही थी कि उसका गाल ही टमाटर की तरह हो गया था। ईशानी खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, मगर विक्रांत की नजरें उसे नॉर्मल ही नहीं होने दे रही थी, जिससे ईशानी अपनी नजरें इधर उधर करते हुए मन में बोली, ये आदमी मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? कभी लड़की नहीं देखी है क्या इसने? कितना अजीब लग रहा है मुझे। मेरा दिल इतना धक धक क्यों कर रहा है इसे देखकर? मुझे इसे देखकर इतनी शर्म क्यों आ रही है? ये अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है मुझे? बुड्ढे अपनी नजर हटा ले, मुझे जमीन में गड़ा कर ही मानेगा क्या? ईशानी के मन में इस वक्त बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। तभी विक्रांत ईशानी के पास आया और अचानक से ईशानी के कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। ईशानी विक्रांत के सीने से आकर लग गई और आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। विक्रांत ईशानी की गोरी और पतली कमर को साड़ी से कवर करते हुए पजेसिव आवाज में बोला, ये खूबसूरती मेरे लिए है लिटिल बेबी, इसे ऐसे खुल्लम खुल्ला दिखाने की परमिशन नहीं है तुम्हें। इसे हमेशा ढक कर रखा करो। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी की खूबसूरती पर किसी गैर मर्द की नजर पड़े। कहते हुए उसने ईशानी के कमर कमर को अब पूरी तरह से ढक दिया था, जिससे ईशानी उसे अजीब तरह से घूरने लगी। विक्रांत उसके कमर में हाथ डाले ही उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। विक्रांत की हरकतों को देखते हुए बोला, भाभी के आते ही भाई का भौकाल बढ़ गया है। देखो तो कैसे बेशर्मों की तरह भाभी के कमर में हाथ डालकर चल रहे हैं। इन्हें तो दिखाई ही नहीं दे रहा है कि मम्मी और दादी यहीं खड़ी हैं। लगता है इनकी बेशर्मी वापस आ गई है भाभी के साथ साथ। कंट्रोल ही नहीं हो रहा है इनसे। इस पर कशिश उसके सिर पर मारते हुए बोली, उन्हें नजर मत लगाओ समझे। 2 साल बाद ईशानी भाभी विक्रांत भाई की लाइफ में आई हैं। उन्हें हर एक मोमेंट को एंजॉय करने दो। अगर फालतू का बकवास किया ना तो विक्रांत भाई को बता दूंगी, वही तुम्हारी खबर लेंगे अच्छे से। कशिश के मारने से हर्ष मुंह फुलाकर उसे देखने लगा। वहीं विक्रांत ईशानी को अपने साथ लेकर जा रहा था, लेकिन ईशानी की हालत इस वक्त कुछ ठीक नहीं लग रही थी। जैसे जैसे वो आसपास का माहौल देख रही थी, ईशानी की धड़कनें तेज होती जा रही थी। उसे सब कुछ बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था। ये एहसास, ये पल, सब कुछ उसे दोहराता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे उसने पहले भी ये सब फील कर लिया है। घर की सजावट भी बिल्कुल वैसे ही की गई थी जैसे शादी वाले दिन की गई थी, जिसे देखकर ईशानी को अपना पास्ट थोड़ा थोड़ा रिमाइंड होने लगा था। लेकिन कुछ भी सही से याद नहीं आ रहा था उसे। सब कुछ बहुत फास्ट फास्ट उसके दिमाग में फ्लैश हो रहा था। विक्रांत का उसे पायल पहनाना, उन दोनों की शादी, ऐसे ही बहुत कुछ उसे याद आ रहा था, जिससे ईशानी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अनजाने में विक्रांत का कोट भी बहुत कसकर पकड़ लिया था, जिससे विक्रांत ईशानी की तरफ देखने लगा। उसने महसूस किया कि ईशानी हल्का हल्का कांप रही है। विक्रांत ने उसके कंधे पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, आर यू ओके लिटिल बेबी? ईशानी अपनी आंख बंद किए ही बहुत जोर जोर से सांस ले रही थी। विक्रांत को पता था कि ईशानी को इस वक्त क्या फील हो रहा है, और विक्रांत उसे जानबूझकर वो फील भी होने दे रहा था। ईशानी ने कसकर विक्रांत का कोट पकड़ते हुए कहा, मुझे कुछ हो रहा है, प्लीज रोकिए, ये सब मेरा सर फट जाएगा। विक्रांत ईशानी को कंधे से पकड़ते हुए उसे देखकर बोला, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम पहले अपनी आंखें खोलो, मुझे देखो लिटिल बेबी, तो मुझे देखोगी तो तुम्हें कुछ भी गलत फील नहीं होगा। ईशानी हल्का हल्का पैनिक करते हुए अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगी, मगर उससे आंखें खोली ही नहीं जा रही थी, क्योंकि पास्ट की यादें उसके दिमाग में नाची जा रही थी। ईशानी एक हाथ से अपना सिर पकड़ते हुए बोली, नहीं हो रहा है मुझसे, ये रुक नहीं रहा है, प्लीज इसे इसे रोकिए, मेरा सिर फट रहा है। ये सब इतना फास्ट फास्ट क्यों हो रहा है? ईशानी को पैनिक करता देख विक्रांत को थोड़ी बेचैनी सी होने लगी। उसे ईशानी की बहुत टेंशन होने लगी। उसने बिना कुछ कहे ईशानी को अपनी बाहों में भर लिया, क्योंकि ईशानी को संभालने का ये सबसे अच्छा तरीका था।
विक्रांत की बाहों में जाते ही ईशानी सब कुछ भूल जाती थी और इस वक्त भी ईशानी के साथ यही हुआ था। उसके दिमाग में यादों का जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा था। विक्रांत की बाहों में जाते ही ईशानी उससे रिलीफ महसूस कर रही थी। उसे बेहद सुकून सा महसूस हो रहा था। विक्रांत अपने सीने में छिपे ईशानी के छोटे से चेहरे को देखते हुए बोला, जान अब ठीक हो ना तुम? ईशानी चुपचाप कुछ मिनट तक वैसे ही विक्रांत के गले लगे रही। वहीं रुद्र भी अब अपनी सेंस में आ गया था। वो सैली के करीब आया और उसके कमर में हाथ डालने को हुआ तो सैली ने बहुत बुरी तरह से उसे घूर दिया, जिससे रुद्र के हाथ वहीं रुक गए। उसने हाथ कमर में डालने के बजाय हल्का सा सैली की तरफ बढ़ा दिया। सैली ने उसके हाथ की तरफ देखा और बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसके मुंह पर अपने बाल का तमाशा मारते हुए आगे बढ़ गई। रुद्र की आंखें एकदम से बंद हो गई थी। उसने मुट्ठी बांधते हुए दांत पीस कर कहा, ये लड़की मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रही है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे एटीट्यूड दिखाने की? रुद्र ने अपनी आंखें खोली और मटक मटक कर चल रही सैली को पीछे से देखने लगा। सैली की ऐसी अदाएं देखकर रुद्र का गुस्सा एकदम से शांत पड़ गया। वो सैली की इसी अदा पर तो फिदा था। सैली का एटीट्यूड ही हाई लेवल का था। उसने गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत किया और सैली के पास जाकर उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब खींच लिया। सैली उसकी इस हरकत से बहुत बुरी तरह से घूरने लगी। रुद्र सैली को अपने साथ ले जाते हुए बोला, मानना पड़ेगा, इस रेड साड़ी में उतनी भी बुरी नहीं लग रही हो तुम। रुद्र का ऐसा कॉम्प्लीमेंट सुनकर सैली के तन बदन में आग लग गया। वो रुद्र के लिए इतने अच्छे से तैयार होकर आई थी और वो इतना सड़ा हुआ कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। ये बात सैली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। सैली उसी जानलेवा नजरों से घूरने लगी। रुद्र हल्की स्माइल करके उसकी तरफ थोड़ा झुकते हुए बोला, ऐसे घूरो मत बीवी, तुम घूरते हुए और भी ज्यादा हसीन लगती हो। तुम्हें मेरी नजर लग गई तो खामखा प्रॉब्लम होगी तुम्हें। ऊपर से तुमने काला टीका भी नहीं लगाया है। रुद्र के मुंह से ऐसे अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट सुनकर सैली का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने रुद्र को खुद से थोड़ा दूर धकेल दिया और अपना चेहरा इधर उधर करने लगी। सैली को शर्माता देख रुद्र के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई, मगर जैसे ही उसे चप्पल सेंड करने वाली बात याद आई, वो एकदम से सीरियस होते हुए सैली से बोला, तुमने मुझे चप्पल क्यों सेंड किया था? हाँ? क्या तुम मुझे चप्पल से मारने की धमकी दे रही थी? इस पर सैनी ने कुछ सेकंड उसे देखा और बिना एक्सप्रेशन से बोली, जब पता है तो पूछ क्यों रहे हो? सैनी का जवाब सुनकर रुद्र शॉक्ड हो गया। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति को ऐसे धमकी देते हुए? कोई अपने पति को? रुद्र के इतना कहते ही सैली बोली, अब छिनारू वाली हरकतें करोगे तो यही रिप्लाई मिलेगा ना तुम्हें? रुद्र थोड़े गुस्से में बोला, व्हाट यू मीन बाय छिनार? छिनार से मतलब क्या है तुम्हारा? मैं तुम्हें छिनार दिखाई देता हूँ? सैली बिना उसकी तरफ देखे बोली, छोड़ो, तुम नहीं समझोगे, बच्चे हो अभी। रुद्र ने सैली की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो मीना। सैली ने बस अपनी आंखें घुमा दी। रुद्र उसे देखते हुए सख्ती से बोला, तुम्हारी एज क्या है? सैली ने एक नजर रुद्र को देखा और उसे टोटली इग्नोर करके सामने की तरफ देखने लगी। सैली को ऐसे इग्नोर करता देख रुद्र इस पर और सख्ती से बोला, मैंने पूछा तुम्हारी एज क्या है? सैली ने कहा, मैं तुम्हें अपनी एज क्यों बताऊं? इस पर रुद्र सर्द आवाज में बोला, बताओगी या नहीं? तुम 24 साल की हो ना? एम आई राइट? इस पर सैली उसे देखने लगी क्योंकि रुद्र ने उसकी एज को सही गेस किया था। रुद्र सैली को देखते हुए बोला, तुम्हें पता है मेरी एज क्या है? मैं 32 साल का हूँ। 8 साल बड़ा हूँ मैं तुमसे। हमारे बीच 8 साल का एज डिफरेंस है। तुम्हें अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाया नहीं गया है क्या? हाँ, हर बात पे मेरी बेइज्जती करती हो, बेवकूफ कहीं की। आइंदा से मुझसे डिसरिस्पेक्ट से बात की तो मुझसे बुरा कहीं नहीं होगा। तुम्हें अच्छे से अब चुप हो जाओगे अंकल? कितना बोलोगे? जैसे ही रुद्र ने सैनी के मुंह से अपने लिए अंकल सुना, उसके होश उड़ गए। उसने सॉफ्ट आवाज में कहा, क्या कहा तुमने? तुमने मुझे अंकल कहा? इस पर सैली बिना एक्सप्रेशन से बोली, उम्र में बड़े हो ना मुझसे, इसलिए इज्जत दे रही हूँ आपको अंकल। सैली की बातें सुनकर रुद्र सदमे में चला गया। वो सैली को इज्जत करना सिखा रहा था और सैली ने उसे ही अंकल बना दिया था। सैली रुद्र से दूर हटते हुए बोली, आई थिंक हमें दूर दूर होकर चलना चाहिए। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं ना अंकल। हम ऐसे हाथ में हाथ डालकर चलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? एक काम करते, हम रिसेप्शन में ही नहीं जाते हैं।
एक 32 साल का आदमी और एक 24 साल की लड़की एक साथ सबके सामने खुद को पति पत्नी दिखाएंगे तो कितना ऑकवर्ड लगेगा ना। तो अंकल आप एक काम कीजिए, आप रिसेप्शन में अकेले ही चल जाइए, तब तक मैं आराम से जाकर सोती हूँ। कहते हुए सनी वहां से जाने लगी तो रुद्र ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, हाउ डेयर यू टू कॉल मी अंकल। तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो क्या मीना? रुद्र की गुस्से भरी आवाज सुनकर सैली बिना एक्सप्रेशन से बोली, आपको इज्जत चाहिए थी ना अंकल, अब इज्जत दे रही हूँ तो काट रहा है आपको। इस पर रुद्र गुस्से में कुछ बोलने को हुआ तो शशिकला जी उसे रोकते हुए बोली, रुद्र क्या कर रहे हो तुम? हर वक्त बच्चों की तरह लड़ते रहते हो, ये कोई वक्त है लड़ाई करने का? छोड़ो सैली को, छोड़ो अभी, पता नहीं क्या होगा तुम दोनों का। शशिकला जी के कहने पर रुद्र ने सैली को गुस्से में देखकर छोड़ दिया। दोनों पूरी रास्ते भर झगड़ते हुए पार्टी में पहुंचे। रुद्र का चेहरा देखकर ही पता चल रहा था कि वो इस वक्त कितना ज्यादा चिढ़ा हुआ है और गुस्से में है, क्योंकि सैली हर बात पे उसे अंकल अंकल कहे जा रही थी, जिसे सुन रुद्र को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जैसे ही ईशानी, विक्रांत और रुद्र सैली पार्टी में पहुंचे, सबकी नजरें उन पर टिक गई। सब आपस में बातें करना शुरू कर दिए थे। कुछ लोगों ने तो उन्हें घेर भी लिया था और सवाल जवाब करने लगे थे। हर तरफ यही सवाल उठ रहे थे। मिस्टर विक्रांत, आपकी वाइफ जिंदा है? वो तो 2 साल पहले मर चुकी थी ना, फिर ये हमारे सामने कैसे खड़ी है? ये सब क्या हो रहा है मिस्टर विक्रांत? ऐसे ही कई सवाल उठाए जा रहे थे। ईशानी को जिंदा देखकर यहाँ हर कोई शॉक्ड था। ईशानी, जो कि अब तक बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, लोगों के मुंह से अपने लिए ऐसे सवाल सुनकर वो चिढ़ते हुए उन्हें देखने लगी। यहाँ मौजूद हर कोई उसे मरा हुआ कह रहा था। ये बात सुनकर ईशानी को गुस्सा आने लगा। तभी एक रिपोर्टर ने ईशानी से सवाल किया, मैम आप जिंदा कैसे हैं? आप तो 2 साल पहले मर चुकी थी ना, फिर ये चमत्कार कैसे हो गया? आप मौत के मुंह से वापस कैसे आ गई मैम? उस रिपोर्टर का सवाल सुनकर ईशानी चिढ़ते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, मैं कभी मरी नहीं थी, ओके? मैं हमेशा से जिंदा ही थी। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया था कि तुम लोग मुझे मरा हुआ समझ रहे हो। मैं बहुत स्ट्रांग और पावरफुल हूँ और 100 साल तक तो मैं नहीं मरने वाली। इसलिए मुझे मरा हुआ समझने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं तुम्हें मार। लिटिल बेबी, बहुत हो गया तुम्हारा। किसी भी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो मेरे साथ। बोलकर विक्रांत ईशानी के साथ आगे बढ़ गया। पार्टी में हो रही बातों को संभालते हुए हर्ष स्टेज पर आया और माइक लेते हुए बोला, आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड है मेरी भाभी माँ और विक्रांत भाई को साथ देखकर, लेकिन जो भी है वो आप सबके सामने है। मेरी भाभी माँ सच में जिंदा है और वो हमारे बीच ही प्रेजेंट थी। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सबको ये लगता है कि ईशानी भाभी मर चुकी हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमेशा से हमारे साथ ही थी और आज वो आपके सामने खड़ी हैं, बिल्कुल सही सलामत। आप सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने के लिए ये रिसेप्शन पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ सिर्फ एक ही कपल नहीं, दूसरा कपल भी हमारे बीच मौजूद है, जो कि मेरे रुद्र भाई और सैली भाभी हैं। उनकी भी अभी अभी शादी हुई है, तो इन दोनों कपल का वेलकम करते हुए मैं उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। भाई एंड भाभी, आप दोनों स्टेज पर आ जाइए प्लीज़। विक्रांत ईशानी को लेकर स्टेज की तरफ बढ़ गया। ईशानी सबको खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी, क्योंकि यहाँ सारे लोग उसे मरा हुआ समझ रहे थे, जबकि यह बिल्कुल भी सच नहीं था। रुद्र भी सैली से नोक झोंक करते हुए स्टेज पर पहुंच गया था। दोनों किसी दुश्मन की तरह एक दूसरे का चेहरा देखकर अपना चेहरा इधर उधर घुमा लिए थे। सैली ने आखिर रुद्र को अंकल कैसे बोल दिया? रुद्र का दिमाग तो खराब होना ही था। स्टेज पर आते ही ईशानी ने नोटिस किया कि कृति तो पार्टी में है ही नहीं। काफी देर से वो कहीं नजर ही नहीं आई थी। अचानक से न जाने वो कहाँ गायब हो गई थी, वो भी इतनी इम्पोर्टेंट टाइम पर। ये बात ईशानी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसने विक्रांत के करीब झुकते हुए कहा, वो लड़की कहाँ है? इस पर विक्रांत बिना एक्सप्रेशन से बोला, कौन सी लड़की? ईशानी विक्रांत के कान की तरफ झुकते हुए बोली, अरे वही जो हर वक्त मुझसे दोस्त दोस्त कह के चिपकी रहती है। आपकी साली, क्या नाम है उसका? कर्तिका, कर्तिका, कृतिका, कृति, हाँ, कृति नाम है उसका। वो बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? ईशानी की बात सुनकर विक्रांत को भी अब कृति की याद आ गई थी। उसने भी कृति को काफी देर से कहीं नहीं देखा था। उसने पार्टी में नजरें घुमाते हुए कहा, यहीं कहीं घूम रही होगी। कहते हुए उसने पूरे पार्टी में देखा, लेकिन कृति कहीं नजर ही नहीं आई। ईशानी भी आसपास उसे ढूंढ रही थी। कृति के बिना उसे कुछ खाली खाली सा महसूस हो रहा था। तभी विक्रांत की नजर व्यांश पर पड़ी, जो ड्रिंक हाथ में लिए एक बिजनेसमैन से बात कर रहा था। उसे अकेला देखकर विक्रांत का जबड़ा कस गया। उसने तुरंत ब्लेजर से अपना फोन निकाला और व्यांश को कॉल लगाया।
व्यांश के कॉल उठाते ही विक्रांत थोड़े गुस्से में बोला, मेरी साली कहाँ है? इस पर व्यांश कंफ्यूज होकर बोला, कौन साली? विक्रांत स्टेज से ही उसे गुस्से में घूरते हुए बोला, मेरी साली और तुम्हारी बीवी कहाँ है वो? विक्रांत की बात सुनते ही व्यांश भी आसपास किटी को ढूंढने लगा। उसने विक्रांत से कहा, यहीं कहीं होगी। व्यांश का जवाब सुनकर विक्रांत गुस्से में बोला, व्यांश जान ले लूंगा मैं तेरी। किटी तुम्हारी बीवी है और तुम्हें ही पता नहीं है कहाँ है वो? इस पर व्यांश थोड़ा साइड जाते हुए बोला, विक्रांत गुस्सा क्यों कर रहे हो? यहीं कहीं होगी, देखता हूँ मैं कहाँ है वो। विक्रांत ने दांत पीसते हुए ऑर्डर दिया, 10 मिनट के अंदर कृति मुझे पार्टी में नजर आनी चाहिए। समझ आई मेरी बात? बोलकर विक्रांत ने फोन रख दिया। व्यांस आस पास देखते हुए खुद से बोला, अब ये लड़की कहाँ चली गई? हर वक्त मुझे डांट सुनवाती रहती है। कहते हुए उसने कृति को कॉल लगाया। 4-5 बार कॉल ट्राई करने के बाद भी कृति ने फोन नहीं उठाया, जिससे व्यांश कृति को लेकर थोड़ा सीरियस हो गया। उसने पूरे पार्टी में कृति को ढूंढा लेकिन कृति कहीं नजर ही नहीं आई, जिससे व्यांश को थोड़ा शक होने लगा, हो न हो कृति कमरे में ही होगी। व्यांश ने जल्दी से फोन में कमरे का सीसीटीवी ओपन किया तो उसके कमरे में पूरा अंधेरा था, जिसे देख व्यांश इरिटेट होते हुए बोला, कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? अभी उसने इतना कहा ही था तभी व्यांश के ब्लूटूथ के जरिए कृति के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन व्यांश के होश उड़ गए। उसने सॉफ्ट होते हुए कहा, ये अभी भी रो रही है? व्यांश तेज कदमों से पैलेस के अंदर गया और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला उसे अपने सामने घना अंधेरा दिखाई दिया। इस अंधेरे के बीच व्यांश को सिर्फ कृति के सिसकने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने नजर घुमाकर कमरे में देखा तो खिड़की से आ रही चांद की हल्की रोशनी में उसे कृति नजर आई, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर रोते हुए अपनी ब्लाउज की डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी। कृति उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। उसे अब तक रोता देख व्यांश को गुस्सा आने लगा। उसे गुस्सा से ज्यादा कृति की फिक्र हो रही थी कि कृति इतना देर तक रो कैसे सकती है। व्यांश लंबे कदमों से अंदर गया और पीछे से भारी आवाज में बोला, तुम अभी भी रो रही हो? जैसे ही कृति के कान में व्यांश की आवाज पड़ी, कृति एकदम से चौंकते हुए पीछे पलटी। अंधेरे में उसे बस व्यांश की हल्की परछाई दिखाई दे रही थी। व्यांश को कमरे में देखकर कृति को व्यांश की बातें याद आ गईं, जो व्यांश ने टेरिस पर कही थी। कृति तुरंत ड्रेसिंग टेबल की तरफ घूमते हुए नाराजगी से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कपड़े पहन रही हूँ? जाओ यहाँ से, जाकर पार्टी एंजॉय करो। बोलकर कृति एक बार फिर अपनी ब्लाउज की डोरियां बांधने लगी। कृति के इतने नाराज लहजे को सुनकर व्यांश एक पल के लिए स्पीचलेस हो गया। वहीं कृति की हालत इस वक्त ऐसी थी कि उसे गुस्सा और रोना एक साथ आ रहा था। वो खुद को संभालने की कोशिश तो कर रही थी, मगर उसके दिल में जो घाव लगी थी वो उसे संभलने ही नहीं दे रही थी। उसके हाथ भी कांपने की वजह से ठीक से काम नहीं कर रहे थे। कृति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि व्यांश उसे कपड़े पहनते हुए देख रहा है। वैसे भी अंधेरे में कहाँ ही कुछ दिख रहा था। कृति अपने कांपते हाथों से डोरी बांधने में लगी हुई थी, लेकिन जब उसे डोरी नहीं बंधी तो कृति फ्रस्ट्रेट होते हुए गुस्से में चिल्लाई, कुत्ता कहीं का, ये डोरी भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। सबकी तरह ये भी बेवफाई कर रहा है मुझसे। कब से बांध रही हूँ मुझसे, कभी ना बंद ही नहीं रहा है। ऊपर से ये लाइट भी पता नहीं कहाँ मर गया। कृति एकदम से रो पड़ी थी। कृति की ऐसी हालत देखकर व्यांश का दिल तड़प तड़प उठा। वो कृति के करीब बढ़ते हुए सॉफ्ट आवाज में बोला, तुम प्लीज रोना बंद करो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दे रहा हूँ। कहते हुए जैसे ही व्यांश उसे करीब आने लगा, कृति ने तिरछी नजरों से उसे देखते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने कपड़े खुद पहन सकती हूँ, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे पास मुझसे भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, जाकर उन्हें करो। मेरे साथ रहकर टाइम वेस्ट मत करो अपना, मैं अपनी हेल्प खुद कर लूंगी। मुझे मुझे किसी की फिक्र नहीं चाहिए। बोलकर कृति अब ड्रेसिंग टेबल से हटकर पर्दे के पीछे चली गई। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि प्यास पर कि वो अपने गुस्से को संभाल नहीं पा रही थी। गुस्से से ज्यादा उसे रोना आ रहा था और वो व्यांस के सामने रोना नहीं चाहती थी। व्यांस पर्दे के पीछे गई कृति की तरफ देखने लगा। पर्दा खिड़की से अंदर आ रहे हवा से हल्का हल्का उड़ रहा था, जिनके बीच से कृति की हल्की परछाई उसे दिखाई दे रही थी। व्यांस अच्छे से देख पा रहा था कि कृति अपने आंसू साफ कर रही है। व्यांस से अब रहा नहीं गया, वो कृति को रोते हुए नहीं देख पा रहा था। वो कृति के करीब बढ़ते हुए बहुत ही सॉफ्टली बोला, तुम रो क्यों रही हो, बताओगी मुझे? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? प्लीज रोना बंद करो, मुझे तुम्हारा रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
किसी ने कुछ कहा तुमसे? बताओ मुझे, मैं उसे जान से मार दूँगा। व्यांस की बातें सुनकर कृति को गुस्सा आ गया। व्यांस उससे गुस्से की रीज़न पूछ रहा था, वो भी इतना कुछ करने के बाद। कृति गुस्से भरी आवाज़ में बोली, मन कर रहा है मुझे रोने का। अब चैन से रोने भी नहीं दोगे क्या? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं रोऊँ या हँसूँ? तुम जाकर अपना काम करो ना, मेरे सामने रहने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं इस वक़्त बिल्कुल भी तुम्हें देखना नहीं चाहती, इसलिए चले जाओ यहाँ से। कृति की इतनी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर व्यांस को भी गुस्सा आ गया। वो गुस्से में कृति के पास आया और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, बहुत हो गया तुम्हारा। चुपचाप रोना बंद करो और तैयार होकर मेरे साथ नीचे चलो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। कृति अचानक से व्यांस को दूर धकेलते हुए बोली, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ, क्या कर लोगे मेरा? बोलकर कृति ने अपनी लाल आंखों से व्यांश को देखा और दूसरी तरफ जाकर जल्दी जल्दी अपने ब्लाउज को बांधने की कोशिश करने लगी। कृति का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि वो व्यांश के साथ अब अकेले इस कमरे में नहीं रुकना चाहती थी। कृति इस वक्त इतने गुस्से में थी, इसकी वजह भी खुद व्यांश ही था। कृति लगभग 1.5 घंटे तक व्यांश के बारे में सोच सोच कर रोई थी। उसे लगा था व्यांश उससे प्यार करता है तो वो कृति की फिक्र करते हुए यहाँ जरूर आएगा, लेकिन व्यांश उसे एक बार झांकने तक नहीं आया। व्यांस क्या, कोई भी उसे देखने तक नहीं आया था। कृति को लगा था कि कम से कम व्यांस तो उसे अपने साथ पार्टी में लेकर जाने के लिए जरूर आएगा, लेकिन मेट से पूछने पर उसे पता चला कि व्यांस तो पहले ही तैयार होकर पार्टी में जा चुका है, जिसे सुन कृति का दिल पूरी तरह से टूट गया था। कृति आंसू बहाते हुए अपने डोरियां बांधने में मशक्कत करने में लगी हुई थी। तभी अचानक से किसी ने उसके ब्लाउज को पकड़कर पीछे से खींच दिया, जिससे ब्लाउज फटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। कृति की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, व्यांस ने उसे खींचते हुए अपनी तरफ किया और उसके सीने से ब्लाउज को पकड़कर खींचते हुए उसके शरीर से अलग करके दूर फेंक दिया। कृति की सांसें एकदम से रुक गईं और वो अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज हो गई। व्यांस ने ये सब इतनी जल्दी किया था कि कृति को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। कृति ब्लाउज को पहनने में स्ट्रगल कर रही थी और व्यांस ने उसके स्ट्रगल को 1 सेकंड में फाड़कर फेंक दिया था। कृति अब बिना ब्लाउज के व्यांस की बाहों में खड़ी थी।